पाकिस्तान से अपने घर परिवार को छोड़कर आई सीमा हैदर के घर जल्द खुशखबरी आ सकती है। इस बीच सीमा ने यह भी खुलासा किया है कि वो अपने 5वें बच्चे का नाम क्या रखेगी। रिपोर्ट देखिए। सीमा हैदर पिछले साल मई में पाकिस्तान छोड़कर भारत की सरहद पार करके आईं। इसके बाद वो अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ ग्रेटर नोएडा में ही रह रही हैं। सीमा अपने साथ अपने 4 बच्चे भी लाई थी। वो भी सचिन और सीमा के साथ यहीं रहते हैं। इस बीच सीमा हैदर ने सोशल मीडिया में एक इंटरव्यू दिया है। इसके मुताबिक वो जल्द ही 5वीं बार मां बन सकती हैं। सचिन और अपने बच्चे के नाम का भी उसने खुलासा कर दिया है। सीमा ने बताया कि अगर बेटी हुई तो उसका नाम मीरा होगा, अगर बेटा हुआ तो उसका नाम भगवान कृष्ण के नाम पर रखा जाएगा। सीमा ने ये भी कहा कि ये खुशखबरी बहुत जल्द मिलेगी। सीमा का ये इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है। सीमा हैदर जब से भारत आई हैं, तब से वो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वो खुद को भारतीय कहती हैं। उसने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी किया है। सीमा हैदर खुद को सनातन के रंग में रंगा हुआ दिखाती हैं। वो भारत में सभी त्योहार मनाती हैं और उनके वीडियो भी सोशल प्लेटफॉर्म पर डालती रहती हैं। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा के रहने वाले सचिन मीणा की लव स्टोरी पिछले साल चर्चा में आई थी। कुछ साल पहले दोनों की ऑनलाइन पबजी गेम खेलते हुए जान पहचान हुई। इसके बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जिसके बाद दोनों नेपाल में मिले। सीमा और सचिन ने ये भी दावा किया कि दोनों नेपाल में शादी कर चुके हैं। तभी से वो दोनों साथ साथ रह रहे हैं। भारत आने के 1 महीने तक दोनों छिपकर रह रहे थे, लेकिन बाद में दोनों के बारे में पता लगा। पुलिस ने दोनों को हिरासत में भी लिया। हालांकि बाद में जमानत मिल गई। अभी वो जांच के घेरे में है। फिलहाल उसके मां बनने की चर्चा जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू के चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनकर सरकार ने जम्मू कश्मीर के नाम को एक नई ऊंचाई दे दी है। चिनाब नदी पर बने रेल पुल का पीएम मोदी 20 फरवरी को उद्घाटन करेंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। ये दुनिया का सबसे नया अजूबा है। ये असंभव के आगे संभव की शक्ति, ये ऊंचाई का नया प्रतीक है और ये उस इरादे की नई मिसाल है जो मोदी सरकार ने इस पुल को बनाकर साबित की है। ये चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है जो जम्मू के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी गांव के बीच बना है। जिस इलाके में आतंकवादियों का गढ़ रहा करता था, अब उस इलाके में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बन गया है। हम इस समय जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बक्कल गांव में मौजूद हैं और ये बक्कल गांव अब किसी के परिचय का मोहताज बिल्कुल भी नहीं रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख को जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी हैं और इस दौरे के दौरान जो है वो इस ब्रिज का भी निरीक्षण जो है वो खुद कर सकते हैं। और यहाँ के लोग जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक जो है वो अपने आंखों से पाएंगे। इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो हमारे गांव बक्कल में बन चुका है और कौड़ी और बक्कल गांव के दरमियान ये ब्रिज बना है और चिनाब दरिया इसके नीचे बहता है। और आपने सवाल किया कि आतंकी गतिविधि जो यहाँ पर हुआ करती थी एक ज़माने पे, जो 2000 के पहले जब ये पुल की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी या स्टार्ट नहीं हुआ था काम, उससे पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी। ये चिनाब दरिया के पार, ये जुड्डा एरिया हो गया, जिज बगली, ये सामने आप जितना भी चिनाब वैली देखते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी हुआ करती थी। मगर अब चिनाब दरिया का इलाका आतंक के खौफ से नहीं, विकास की चमक से चकाचौंध हो रहा है। उधमपुर श्रीनगर रेल लिंक परियोजना के तहत बना ये पुल दिल्ली के कुतुब मीनार से 5 गुना और फ्रांस के एफेल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। समुद्र तल से 857 मीटर की ऊंचाई पर जिस चिनाब नदी पर यह पुल बनाया गया है, उस नदी के तल से पुल की ऊंचाई 359 मीटर है। पुल की कुल लंबाई 1315 मीटर है, जिसमें से 530 मीटर का हिस्सा जमीन पर और 785 मीटर का हिस्सा
हवा में नदी के ऊपर है। सिस्मिक जोन 5 के हिसाब से बना ये पुल बड़े से बड़ा भूकंप झेल सकता है और इसे इतना मजबूत बनाया गया है कि अगले 120 सालों तक इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो परियोजना की शुरुआत साल 2005 में हुई थी, मगर मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद बहुत तेजी से काम हुआ और अब ये पुल पीएम मोदी का ही इंतजार कर रहा है। जिस दिन इस पुल से ट्रेन गुजरेगी उस दिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल सेवा का देश का सपना भी पूरा हो जाएगा। फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली से जम्मू के कटरा तक ट्रेन चलती है और फिर कटरा से 111 किलोमीटर बाद जम्मू के ही बानिहाल से कश्मीर के बारामूला तक ट्रेन का एक और रूट है। उसी रूट से कटरा को कनेक्ट करने के लिए इस पुल का निर्माण हुआ है। बीच में कुछ स्टेशन और ट्रैक के विद्युतीकरण का काम बाकी है, मगर वो भी कुछ महीने में ही पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस बाहुबली के ऊपर आकर के कहीं ना कहीं निरीक्षण कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो लगाए हुए हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करदीप सिंह, रियासी। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। चुनावी बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। चुनावी बॉन्ड योजना रद्द कर दी गई है। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही यह भी टिप्पणी की है कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी ले, वेबसाइट पर जानकारी साझा करे। इलेक्शन कमीशन, साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि 2019 से लेकर अब तक की जानकारी एसबीआई दे। एसबीआई को चुनावी बॉन्ड की जानकारी देनी होगी। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एसबीआई को 3 हफ्ते का समय दिया गया है और उसके भीतर एसबीआई को यह जानकारी मुहैया करानी होगी। बिल्कुल, तो देखिए सीजीआई की तरफ से जो बातें रखी गई है उसमें यह भी कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड के अलावा दूसरे विकल्प भी हैं। सूचना के अधिकार का हनन उचित नहीं है। साथ ही सीजीआई ने कहा कि कॉर्पोरेट के जरिए दान ना छिपाया जाए। काला धन रोकने के लिए आरटीआई का उल्लंघन उचित नहीं है। जनता को दलों की फंडिंग की जानकारी होनी चाहिए कि कहां से फंडिंग हो रही है, गुप्त नहीं रहना चाहिए। चुनावी चंदा स्कीम में संशोधन असंवैधानिक सीजीआई ने करार दिया है। चुनावी बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया और कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई 3 हफ्ते में कोर्ट को जानकारी दे। 12 अप्रैल 2019 के बाद से अब तक की जानकारी एसबीआई से मांगी गई है। तो चुनावी बॉन्ड स्कीम पूरी तरह से रद्द की जाती है। यह सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सक्षमता परीक्षा पर बिहार में बवाल मचा है। शिक्षक सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ नियोजित शिक्षकों के 11 सदस्यीय शिष्टमंडल की वार्ता होगी। सक्षमता परीक्षा सहित कई मांग पर बात होने जा रही है। शाम 6 बजे बीजेपी ऑफिस में वार्ता होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि परीक्षा के नियम में कुछ और बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। वहीं सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरने की तिथि भी बढ़ेगी। अब 19 फरवरी तक शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आज नियोजित शिक्षकों के साथ होने जा रही वार्ता पर सबकी नजर टिकी हुई है। हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आज वार्ता में यह बात रखने जा रहे हैं कि हमारी योग्यता पर सवाल नहीं उठाया जाए, क्योंकि हम पहले भी दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं। हम पहले भी पात्रता परीक्षा पास करके विद्यालय में कार्यरत हैं। इसलिए 60 साल की नौकरी में बार बार परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं है। हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, सभी शिक्षकों को, शिक्षिका को ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए और जो हमारा 7वां वेतन आयोग है उसका लाभ हमको वेतन बढ़ाने के में दिया जाए। बिहार के नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के नाम पर नौकरी से हटा देने और शिक्षकों के शोषण करने की जो तैयारी
की गई है उसको लेकर के बिहार के तमाम शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। बिहार के तमाम 4 लाख शिक्षक दक्षता परीक्षा और सक्षमता परीक्षा, पात्रता परीक्षा दे करके ही उनकी बहाली हुई। सरकार कहती है कि सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए आपको 3 जिला का ऑप्शन देना होगा और अगर आप इस परीक्षा के फॉर्म को नहीं भरते हैं तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो नियोजित शिक्षकों की बहाली 60 वर्षों के लिए हुई है और परीक्षा में नहीं बैठने वाले या अनुत्तीर्ण कर जाने वाले शिक्षकों को नौकरी से हटा देने की बात सरासर अन्यायपूर्ण है। और सबसे बड़ी समस्या जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को से मामूली परीक्षा ली जाएगी और मामूली परीक्षा के नाम पर 20-20 साल से नौकरी कर रहे नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी का जो सिलेबस है उससे परीक्षा लेने की तैयारी चल रही है। सक्षमता परीक्षा को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि सरकार शिक्षकों के साथ धोखा कर रही है, तो जेडीयू का कहना है कि सरकार शिक्षकों के हितों में फैसला लेगी। विपक्ष इस पर राजनीतिक रोटी सेक रही है, तो बीजेपी का कहना है कि शिक्षा विभाग को शिक्षकों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। महागठबंधन सरकार ने फैसला लिया था कि सभी 4.5 लाख शिक्षकों को जो नियोजित हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा मामूली परीक्षा लेकर दिया जाएगा, लेकिन अब सक्षमता परीक्षा की बात करके कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही सवाल खड़ा किया जा रहा है जो दक्षता परीक्षा दे करके शिक्षक बने हैं। जहां तक नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा का मामला है, उसको अन्यथा ही कुछ लोग तूल देने में लगे हुए हैं। सरकार और विभाग शिक्षकों को लेकर बेहद संवेदनशील है। इससे पहले भी शिक्षकों की कई ऐसी बातें हैं जिस पर सरकार ने विचार किया है। आज भी सरकार हर पहलू पर, हर मसले पर विचार करके ही कोई फैसला करती है। अब विपक्ष के लोग इस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लग जाते हैं कि जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे वो राज्यकर्मी बनाए जाएंगे, जो सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते वो एज इट इज जैसे हैं वैसे ही नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। अब सरकार ने पलटी मार दी। अब सरकार कह रही है कि जो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे उनकी नौकरी चली जाएगी। क्यों भाई? क्या 10 साल बाद किसी आईएएस से कहा जाए फिर यूपीएससी निकाल लो तो आईएएस निकाल लेगा? अभी जो शिक्षकों का मुद्दा चल रहा है उसमें शिक्षा विभाग को कुछ चीजों पे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जैसे आज से पहले ली हुई परीक्षाओं पे उनकी स्थिति स्पष्ट हो। शिक्षकों की कुछ जो मांगे हैं, जो जायज मांगे लग रही हैं, उस पे इनसे शिक्षकों से बातचीत विभाग को करना चाहिए। अब खबर गढ़वा से है, जहां जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। पीठासीन पदाधिकारी प्रशिक्षण से लेकर बूथ सत्यापन तक की तैयारी की जा रही है। बता दें कि डीसी और एसपी के नेतृत्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्र का भी दौरा किया जा रहा है। एसपी का कहना है कि डीसी के साथ कई बूथों का निरीक्षण किया गया ताकि चुनाव के दौरान कोई दिक्कत ना हो। हमारे द्वारा और जिला के उपायुक्त द्वारा जो रिलोकेशन का बूथ है प्लस नक्सल जो हमारा सेंसिटिव बूथ्स है उन लोगों का सत्यापन किया गया। बूथ का सत्यापन, वहाँ पे सिक्योरिटी का जायजा लिया गया है। वहाँ पे कैसे हम लोग पुलिस पार्टी और पेट्रोलिंग को मूव करवाएंगे, इस संबंध में फील्ड में जाकर के जानकारी ली गई। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गिरिडीह जिले में बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारी का तबादला हुआ है। एसपी का कहना है कि सभी नवनियुक्त एसडीपीओ और डीएसपी के साथ बैठक की गई और कार्रवाई की गति को बरकरार रखने के सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता एजाज अहमद। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े पैमाने पर पदाधिकारियों के तबादले का दौर जारी है। वहीं आपको बता दें कि जहां एक और पहले एसडीपीओ और डीएसपी और इसके अलावा इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों का तबादला किया गया, वहीं दूसरी ओर इसके बाद बड़े पैमाने पर राज्य भर में पुलिस अवर निरीक्षकों का भी तबादला हुआ है। वहीं आपको बता दें गिरिडीह जिले में लगातार नवनियुक्त एसडीपीओ और डीएसपी के साथ पुलिस अधीक्षक के द्वारा इंटरेक्शन किया जा रहा है, मीटिंग किया जा रहा है और इस मीटिंग में लगातार जितने भी एसडीपीओ हैं, अनुमंडल के एसडीपीओ हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनको सख्त हिदायत पुलिस अधीक्षक के द्वारा दी जा रही है कि अगर गिरिडीह जिले में रहना है तो इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ, क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के आधार पर कार्रवाई करनी होगी। स्थानांतरण की प्रक्रिया जो होती है वो विभागीय प्रक्रिया होती है
और इस क्रम में पदाधिकारियों का ट्रांसफर होना एक स्वाभाविक बात होती है। और इलेक्शंस को लेकर के कुछ पदाधिकारियों का तबादला गिरिडीह जिले से भी हुआ है और सभी नए पदाधिकारी, चाहे वो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे वो अन्य पदाधिकारी हो, योगदान दे चुके हैं इस जिले में। और आज की तिथि को मेरे द्वारा सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक का एक आयोजन भी किया गया है और उसी बैठक में इनको जो गिरिडीह में जिले में जो चुनौतियां हैं, उन्हीं चुनौतियों के बारे में अवगत कराया जा रहा है। और गिरिडीह जिला बल और जिला पुलिस जो है बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। और अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नई टीम बनने के बाद जो पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा के गिरिडीह जिले में आने के बाद जो इलीगल एक्टिविटीज़ और क्राइम के खिलाफ जो मोमेंटम ऑफ एक्शन बना था उसे बरकरार रख पाना कितना चुनौती और कितनी सहजता होगी। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में भोलेनाथ का तिलकोत्सव किया गया। परंपरा के तहत गुलाब नंद ओझा की देखरेख में तिलकोत्सव की पूजा की गई। लक्ष्मी नारायण मंदिर में विधि विधान से भोलेनाथ का तिलक हुआ। आम्र, मंजर, अबीर, पंचमेवा, फल, वस्त्र और इत्र चढ़ाया गया। मालपुए का विशेष भोग लगाया गया। पुजारी गर्भगृह में गए और तिलक के रूप में बाबा बैद्यनाथ पर अबीर चढ़ाया। साथ ही भोलेनाथ की भव्य श्रृंगार पूजा की गई। आज से फाल्गुन पूर्णिमा तक हर दिन भोलेनाथ को अबीर और मालपुए का विशेष भोग लगेगा। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।